Hello doctors. So we are going to start a new series that is जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली दो टर्म से मिलकर बनी हुई है, वन इज माइक्रो एंड अनदर इज बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। मतलब कोई चीज़ वो बहुत ज़्यादा छोटी है और उसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। एंड व्हाट इज बायोलॉजी आप जानते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम कंबाइन करके मतलब समझे माइक्रोबायोलॉजी का, तो माइक्रोबायोलॉजी है कि हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, जो बहुत ही स्मॉल हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं दे सकते, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। सो आई रिपीट अगेन, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, दैट विल बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। ओके, अब माइक्रोबायोलॉजी दो तरह की होती है, बेसिकली टू टाइप्स की होती है। वन इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड अनदर इज क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी? सो इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वी बेसिकली स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, और उन माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं जो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या करती हैं, कोई डिसीज करती हैं। और ऐसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिसीज कॉज करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या फिर आप कहिए पैथोजेंस की, जो हमारे अंदर जाके क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर डिसीज करते हैं। तो किस तरह की स्टडी होती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर? तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या तो उस माइक्रोब की, पैथोजन की हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसकी बायोकेमिस्ट्री देखते हैं कि उसका जो सेल वॉल है या उसकी जो बॉडी है वो उसका कंपोजिशन क्या है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है? क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम माइक्रोब्स के द्वारा होने वाली डिसीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर वो डिसीज हो गई है तो उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि डिसीज हो गई है, और उस डिसीज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इस सब की स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी? क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम किसी भी पैथोजन के द्वारा, किसी भी माइक्रोब के द्वारा होने वाली डिसीज को कैसे प्रिवेंट करें, उसका डायग्नोसिस कैसे करें और उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इस सब की स्टडी करते हैं। अब जो आपकी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है, उसकी बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं, वन इज जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड अनदर इज सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसा नाम बता रहा है कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी, यानी हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको स्टडी करते हैं। जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी टैक्सोनॉमी क्या है, यानी वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है। हम उसकी पैथोजेनेसिस स्टडी करते हैं कि उसका मोड ऑफ पैथोलॉजी क्या है, मतलब वो किस तरीके से डिसीज कॉज कर सकता है, करता है, हमारी बॉडी में कहाँ एंटर करके कहाँ जाता है, किस तरीके से डिसीज कॉज करता है। ठीक है, हम उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस स्टडी करते हैं कि हम उसको, अगर किसी पेशेंट के अंदर वो डिसीज हुई है उस पर्टिकुलर पैथोजन से, तो हम उसे कैसे डायग्नोस करेंगे, ठीक है, कौन से लैब टेस्ट करेंगे। साथ के साथ हम उसका ट्रीटमेंट भी स्टडी करते हैं जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, कि हम उस पैथोजन से होने वाली डिसीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उस पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी। सो व्हाट इज बेसिकली सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी? इन सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के द्वारा या किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोब के द्वारा जो उस माइक्रोब का या उस पैथोजन का इफेक्ट होता है हमारे किसी ऑर्गन पे या किसी भी ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसको स्टडी करते हैं। कहने का मतलब, सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी में हम किसी पैथोजन का या किसी भी माइक्रोब का हमारे किसी ऑर्गन पे या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है उस पैथोजन की वजह से, उसकी स्टडी करते हैं। या फिर ये कहिए कि वो जो पैथोजन है, वो जो माइक्रोब्स है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे किस ऑर्गन में या किस ऑर्गन सिस्टम में जाके डिसीज कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम लेवल पर अगर हम स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। So hopefully you are clear between the systemic microbiology and general microbiology. Okay, so the next topic is कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो आपके अंदर डिसीज कॉज कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर डिसीज कर रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिसीज करते हैं, उनको मैं बेसिकली दो क्लास में डिवाइड करता हूं। वन इज ए सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर। ए मीन्स मतलब विदाउट, सेल्यूलर मीन्स सेल।
यानी वो ऑर्गेनिज्म जो विदाउट सेल के हैं, जिनके अंदर सेल नहीं है, एंड अनदर इज सेल्यूलर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल है। फर्स्ट ए सेल्यूलर में आते हैं वायरसेस, जिनके बारे में आप जानते हैं वायरसेस क्या होते हैं, ए सेल्यूलर होते हैं, वो डेड कंसीडर किए जाते हैं आउटसाइड द बॉडी, एंड इनसाइड द बॉडी वो लिविंग कंसीडर किए जाते हैं। वायरस के बारे में आप जानते हैं कि वायरस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, साथ के साथ क्या होती है इनके पास एक प्रोटीन कोट होती है, क्या होती है, प्रोटीन कोट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरसेस। वायरसेस के छोटे भाई होते हैं वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये लो मॉलिक्यूलर वेट वायरस होते हैं, क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वायरस होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है। तो वायरॉइड्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है, और इनके पास प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती है। प्रियॉन्स क्या होती हैं, प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो दिस इज ए सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इन्फेक्शंस और डिसीज। अगर हम अब सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, वो सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर जाके डिसीज कॉज करेंगे, तो वो दो तरह के हो सकते हैं, वन इज प्रोकैरियोट एंड अनदर इज यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस के बेस पे क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोट यानी कि जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके। प्रोकैरियोट्स जो हमारे अंदर डिसीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस के अंदर, वो है बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्स या क्लेमाइडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। और यूकैरियोट जो हमारे अंदर डिसीज करते हुए देखे गए हैं, उनके एग्जाम्पल हैं पैरासाइट्स लाइक प्रोटोजोन्स, लाइक हेलमिंथीज, लाइक फंजाई, ओके। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिसीज इन द ह्यूमंस बेसिकली, ओके। नाउ वी विल स्टडी इन दिस इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन। ये कुछ साइंटिस्ट उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। दिस इज समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ओके। सो फर्स्ट साइंटिस्ट दैट वी विल टेक अबाउट फॉर द कंट्रीब्यूशन इज लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके नाम पे क्या है, एक इंस्टीट्यूट भी है, पास्चर इंस्टीट्यूट, जो कहाँ सिचुएटेड है, पेरिस में सिचुएटेड है, ठीक है। अगर हम इनकी कंट्रीब्यूशंस की बात करें कि इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, तो इन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक दी थी, किसके लिए, मिल्क के लिए, ताकि मिल्क में जो बैक्टीरियाज जो पैथोजेंस हो सकते हैं वो या तो किल हो जाएं या डीएक्टिवेट हो जाएं। पास्चराइजेशन क्या होता है, एक तरीका होता है जिसमें हम मिल्क को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बॉईल करते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं, फिर बॉईल करने के बाद दूध को ठंडा करते हैं और फिर अगेन बॉईल करते हैं। तो दिस रिपीटिशन ऑफ बॉइलिंग एंड कोल्डिंग, बॉइलिंग एंड कोल्डिंग क्या करता है, इस प्रोसेस की हेल्प से जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं उस मिल्क के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं या फिर किल हो जाते हैं। सो दिस पास्चराइजेशन मेथड फॉर मिल्क प्रिजर्वेशन वाज गिवन बाय द लुईस पास्चर। नेक्स्ट इन्होंने लुईस पास्चर जो थे, इन्होंने लिक्विड मीडियम कंसेप्ट दिया था। क्या दिया था, लिक्विड मीडियम कंसेप्ट दिया था। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन्होंने ये पहली बार बताया था कि मान लीजिए कोई भी पैथोजन है, मान लीजिए कोई पैथोजन है, और ये मान लीजिए ये पैथोजन जो है ये इस पर्सन के अंदर क्या कर रहा है, कोई डिसीज कर रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन के अंदर कोई डिसीज कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं चाहता हूं कि इस माइक्रोब को मैं बाहर निकाल के, इस ऑर्गेनिज्म से बाहर निकाल के किसी कल्चर डिश में, किसी भी प्लेट में या फिर किसी भी इनकी डिश होती है उसमें मैं इसको कल्चर करूं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो इस पर्सन के अंदर है, इस पर्सन के अंदर डिसीज कॉज कर रहा है, इसको मैं कल्चर करूं, ग्रो करूं आउटसाइड दिस पर्सन। अब आउटसाइड दिस पर्सन अगर आपको इसको कहीं ग्रो करना है तो आप कहाँ ग्रो करेंगे, तो उसको ग्रो करने के लिए, उस पैथोजन को ग्रो करने के लिए इन्होंने क्या दिया, लिक्विड मीडियम कल्चर कंसेप्ट दिया। और इन्होंने कहा कि हम इस लिक्विड मीडियम में, जो भी लिक्विड मीडियम में जहां इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना चाहेंगे, वहां हम वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डालेंगे जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने की जरूरत है। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब तक इस पेशेंट के अंदर ग्रो कर रहा था, उसको इन्होंने उस ऑर्गेनिज्म के बाहर एक कल्चर डिश में ग्रो करने की टेक्निक दी, जिसको बोलते हैं लिक्विड मीडियम कल्चर कंसेप्ट। इसके अलावा इन्होंने कुछ वैक्सीन तैयार की थी। इन्होंने वैक्सीन तैयार की थी किसके लिए, कॉलेरा के लिए, एंथ्रेक्स के लिए और रेबीज के लिए। इसको आप एक ट्रिक या न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, कार, ठीक है। यहाँ C फॉर कॉलेरा, A फॉर एंथ्रेक्स एंड R फॉर रेबीज। इसके अलावा इन्होंने डेवलप की थी स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। स्टरलाइजेशन टेक्निक्स मतलब वो टेक्निक्स जिसके थ्रू हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी चीज को जम फ्री कर सकते हैं। यानी आपके ग्लास हैं, कटोरी हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको जर्म फ्री करना है, उससे जर्म्स को रिमूव करना है, तो उसके लिए स्टरलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उन्होंने कुछ स्टरलाइजेशन डिवाइसेस भी तैयार किए थे, जैसे कि ऑटोक्लेव्स, ओके। इसके अलावा इन्होंने जो डिसअप्रूव की थी एक थ्योरी, दिस वाज द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जो T.H. हक्सले ने दी थी। तो T.H. हक्सले के द्वारा जो दी गई थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसमें हक्सले ने कहा था कि
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ग्रो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं। ये टी.एच. हक्सले ने अपनी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में कहा था, जिसको लुईस पास्चर ने क्या कर दिया था, डिसअप्रूव किया था। इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आते हैं, जो कि रुडोल्फ विर्को की एक सेल थ्योरी में एक कंसेप्ट है कि ओमनिस सेलुलाई ई सेलुलाई, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इन्होंने डिसअप्रूव किया था थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को, साथ के साथ इन्होंने अप्रूव किया था जर्म थ्योरी को। जो जर्म थ्योरी थी वो दी गई थी अगस्ट वेस्टमैन के द्वारा, जिसमें अगस्ट वेस्टमैन ने कहा था कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, वन इज सोमेटिक सेल्स, सेकंड इज जर्म सेल्स। ओके, तो हमारे गोनेट्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेक्स ऑर्गन्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो गैमेट्स बनाती हैं, वो जर्म सेल्स होती हैं। उनके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सोमेटिक सेल्स होती हैं। आई रिपीट अगेन, हमारे गोनेट्स में, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं, जो गैमेट्स बनाती हैं, वो जर्म सेल्स होती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी की सारी सेल्स जो होती हैं वो सोमेटिक सेल्स होती हैं। अगस्ट वेस्टमैन ने जर्म सेल थ्योरी में ये भी कहा था कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफिस में ट्रांसफर होते हैं, उनको ट्रांसफर करने में जो रोल रहता है वो जर्म सेल्स का रहता है, सोमेटिक सेल्स का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। इस थ्योरी को अप्रूव्ड किया था किसने? लुईस पास्चर ने। इसके अलावा लुईस पास्चर ने क्या दिया था? फर्मेंटेशन प्रिंसिपल दिया था, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्मेंटेशन से फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, आप ये सोच रहे होंगे। तो होता क्या है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम एसिडिफिकेशन करते हैं। एसिडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो फूड में शुगर होती है, जो भी हमारा उस फूड में शुगर होगी, उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन करके हम उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस जगह पे क्या कर देते हैं? एसिडिफिकेशन कर देते हैं, यानी उस जगह का जो पीएच है उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एसिडिक पीएच कर देते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ साथ ही फर्मेंटेशन में कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करा देते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड होता है वो प्रिजर्व रहता है, खराब नहीं होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लुईस पास्चर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, दैट इज रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो थे, हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो इन्होंने दिए थे कोच पास्टुलेट। कोच पास्टुलेट क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कोच पास्टुलेट वो स्टेटमेंट होते हैं या वो क्राइटेरियाज होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो एक माइक्रोब के बीच में और इस माइक्रोब से होने वाली डिसीज के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं या एक बॉन्ड स्टैब्लिश करते हैं। आई रिपीट अगेन, कोच पास्टुलेट वो स्टेटमेंट है या वो क्राइटेरियाज हैं जो किसी भी माइक्रोब के बीच में और उस माइक्रोब से होने वाली डिसीज के बीच में एक रिलेशनशिप और एक क्राइटेरिया या फिर एक बॉन्ड स्टैब्लिश करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझिएगा, पोस्टुलेट्स की हेल्प से समझिएगा। इनके टोटल 5 पोस्टुलेट्स थे, जिसमें पहला पोस्टुलेट कहता है कि जो माइक्रोब है और उस माइक्रोब से होने वाली जो डिसीज है उसके बीच में एक एसोसिएशन रहनी चाहिए। यानी जो माइक्रोब्स है या उस माइक्रोब से होने वाली जो डिसीज है उसके बीच में एक क्या रहनी चाहिए? एक एसोसिएशन रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये हमेशा इंसान के अंदर टीबी ही करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मेरे अंदर जा रहा है तो टीबी कॉज कर रहा है और आपके अंदर जा रहा है तो टाइफाइड कॉज कर रहा है। मतलब जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो डिसीज है, इसके बीच में क्या रहनी चाहिए? एसोसिएशन रहनी चाहिए। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो वो हमेशा डिसीज टीबी ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो टाइफाइड कॉज कर रहा है मेरे अंदर या आपके अंदर। ओके, सेकंड थिंग इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन किसी पर्सन के अंदर एंटर करता है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, कोई भी माइक्रोब था, ये कोई माइक्रोब था और ये माइक्रोब इस पर्सन के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो कोच कहते हैं कि हम इस माइक्रोब का जो इस पर्सन के अंदर है इसका कल्चर कर सकते हैं। क्या कर सकें? कल्चर कर सकें, यानी इसको हम इस ऑर्गेनिज्म से, इस माइक्रोब को इस ऑर्गेनिज्म से बाहर निकाल के इसको हम क्या कर सकें? आर्टिफिशियली लैब में क्या कर सकते हैं? कल्चर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये कोच पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है, या फिर हम ये कहेंगे कि ये डिसीज और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है। तो यानी आइसोलेशन जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए। आइसोलेशन इन कल्चर मीडियम इज पॉसिबल फ्रॉम द लीजन ऑफ डिसीज, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर्सन के अंदर जाके जो डिसीज कॉज कर रहा है वहां से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल के हम क्या कर सकें? कल्चर कर सकें किसी भी मीडियम में। इट मे बी लिक्विड मीडियम और इट मे बी अ सॉलिड मीडियम। ओके, साथ ही साथ अब हमने जो कल्चर किया है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल के जो कल्चर किया है, इस कल्चर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अब हम किसी एनिमल में डालेंगे। किस में डालेंगे? एनिमल में डालेंगे। तो एनिमल के अंदर भी सेम डिसीज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया था ये था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
कौन सा बैक्टीरिया था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये इस पर्सन के अंदर टीबी कॉज कर रहा था। क्या कर रहा था? टीबी कॉज कर रहा था। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट तो यही था कि कांस्टेंट एसोसिएशन नहीं चाहिए, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कभी भी पर्सन के अंदर जाएगा तो टीबी कॉज करेगा। पहला खत्म हो गया। दूसरा कहने रहे हैं कि जो भी बैक्टीरिया है हम इसका आइसोलेशन कर सकें, इसको कल्चर कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि ये टीबी का बैक्टीरिया इस पर्सन के अंदर है, तो इस बैक्टीरिया को इस पर्सन के अंदर से निकाल के हम क्या कर सकें? कल्चरल डिश में क्या कर सकें? कल्चर कर सकें, ग्रो कर सकें। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि अगर हमने इसको यहां ग्रो कर लिया है तो अब जो ये ग्रो किए हुए जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोब्स हैं, इसको हम किसी एनिमल के अंदर डालते हैं, किसी एनिमल के अंदर डालते हैं। इट मे बी रैट, इट मे बी रैबिट और एनी अदर एनिमल। तो इस कल्चर वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर इसको हम किसी एनिमल के अंदर डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं? किसी भी एनिमल के अंदर डालते हैं, तो एनिमल के अंदर भी ये वही डिसीज कॉज करना चाहिए, यानी टीबी ही कॉज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनिमल के अंदर डाल रहे हैं तो अब ये टाइफाइड कॉज कर रहा है। तो थर्ड एसोसिएशन या थर्ड बॉन्डिंग जो थी वो ये होनी चाहिए कि जब ये कल्चर्ड वाली बैक्टीरियाज को हमने किसी भी एनिमल के अंदर डाला, इट मे बी रेट एनिमल और रैबिट और हॉर्स, किसी भी एनिमल के अंदर डाला, तो किसी उस एनिमल के अंदर भी ये वही डिसीज करना चाहिए जो ये ह्यूमंस के अंदर कर रहा था। ओके, तो ये यहां पहुंच गया। अब जो हमारा जो पैथोजन था वो किसके अंदर पहुंच गया? एनिमल के अंदर पहुंच गया। अब फोर्थ स्टेप में कहता है कि जब ये एनिमल के अंदर पहुंच गया है तो हम इस एनिमल के अंदर से भी निकाल के इसका रीआइसोलेशन कर सकें। क्या कर सकें? रीआइसोलेशन कर सकें, यानी कि हम इसको इस एनिमल से भी निकाल के, इस एनिमल के अंदर से भी निकाल के क्या कर सकें? फिर से इसको कल्चर डिश में क्या कर सकें? ग्रो कर सकें। ये फोर्थ पॉइंट था इनका। ठीक है, कि जिस एनिमल के अंदर हमने इसको एडमिनिस्टर किया है, उस एनिमल के अंदर से निकाल के हम फिर से इसको रीआइसोलेट कर सकें और रीआइसोलेट करके क्या कर सकें? इसको कल्चर कर सकें इन आवर पेट्री डिश। ये फोर्थ स्टेप था। एंड फिफ्थ स्टेप जो था वो रॉबर्ट कोच ने नहीं दिया था, बाद में इसको सप्लीमेंट किया गया था। तो इसमें ये कहते हैं कि व्हेन देयर इज एन एंटीजन ह्यूमन शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन द सीरम। कि अगर मान लीजिए किसी भी ह्यूमन के अंदर कोई एंटीजन जाता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब, तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो इसके खिलाफ क्या बनानी चाहिए? उसको एंटीबॉडी बनानी चाहिए। तो दीज आर 4+1 यानी 5 कोच पोस्टुलेट्स। ओके, अच्छा, अब हम और क्या कंट्रीब्यूशन है इनके वो देखते हैं। कोच पोस्टुलेट तो हमने पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं रॉबर्ट कोच के कुछ और कंट्रीब्यूशंस। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कोच पोस्टुलेट हैं उनको कुछ ऑर्गेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, जैसे ट्रिपेनोसोमा पैलिडम, जैसे गोनोकोकाई। ट्रिपेनोसोमा पैलिडम और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो है, इनको आप कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते। तो उनका जो कंसेप्ट था कि हमें कल्चर मीडियम में ग्रो करना है, वो तो फेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा और ट्रिपेनोसोमा पैलिडम इनको हम कल्चर कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करते कोच पोस्टुलेट्स को। गोनोकोकाई जो है, इसका हमें एनिमल मॉडल नहीं मिला है, मतलब कल्चर मीडियम से निकाल के जब हम इस एनिमल में डालते हैं तो एनिमल में क्या करे, ये लिव्ड रहे और डिसीज कॉज करे, तो ऐसा कोई एनिमल मॉडल हमको नहीं मिला है। जिस निमोनिक्स से आपको इसको याद रखेंगे वो ऑर्गेनिज्म को जो कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज एलपीजी। एल फॉर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, पी फॉर ट्रिपेनोसोमा पैलिडम और जी फॉर गोनोकोकाई। ओके, अच्छा, और क्या कंट्रीब्यूशन है कोच के वो देखते हैं। तो कोच ने क्या दिया था? दे गेव सॉलिड कल्चर मीडियम। क्या दिया था उन्होंने? सॉलिड कल्चर मीडियम दिया था। किसके लिए? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। लुईस पास्चर ने लिक्विड कल्चर मीडियम दिया था, रॉबर्ट कोच ने सॉलिड कल्चर मीडियम दिया था। याद रखिएगा, डिफरेंस देखिएगा। इन्होंने सॉलिड कल्चर मीडियम में जो सब्सटेंस यूज किया था एज अ न्यूट्रिएंट, जो सब्सटेंस यूज किया था वो था अगर अगर। ठीक है, तो सॉलिड पेस्ट जो उन्होंने इस्तेमाल किया था कल्चर करने के लिए वो क्या था? अगर अगर पेस्ट था। इसके अलावा जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने कुछ बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे, लाइक एंथ्रेक्स बेसिलाई, ट्यूबरकल बेसिलाई एंड कॉलेरा बेसिलाई। इसके साथ साथ इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक में भी अपना रोल प्ले किया था। इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक दी थी ताकि हम बैक्टीरियाज को क्या कर सकें? आइडेंटिफाई कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें यूजिंग एनिलीन डाई। ओके, इसके अलावा इन्होंने किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी टेस्ट करने के लिए एक क्या दिया था? मेथड दिया था, जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ओके, तो दिस वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। नाउ वी विल फॉरवर्ड फॉर द अदर साइंटिस्ट लाइक जोसेफ लिस्टर। तो जोसेफ लिस्टर का क्या रोल रहा है? जोसेफ लिस्टर जो थे उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ओके, इन्होंने फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी हम किसी उस टाइम पे, इनके टाइम पे जब भी किसी भी पर्सन का ऑपरेशन हम करते थे, तो ऑपरेशन के बाद ये देखने को मिलता था कि जो पेशेंट होता था उसको बहुत सारे सेकेंडरी इन्फेक्शंस देखने को मिलते थे, यानी उस पर्सन को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होना, पस फॉर्मेशन होना, ये सब देखने को मिल रहा था।
तो इन्होंने कहा था कि जो हमारे पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर हो रहे हैं, इनको हम बहुत हाईली अमाउंट में रिड्यूस कर सकते हैं तब अगर जब हमारे जो हमारे सर्जरी इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, अगर हम उनको स्टरलाइज कर लें, यानी उनको हम अगर स्टरलाइज कर लें, यानी कि उनको जर्म फ्री कर दें, और जर्म फ्री करने के लिए उन्होंने किसका यूज किया, कार्बोलिक एसिड का यूज किया, कि कार्बोलिक एसिड का यूज करके हमारे जो इंसिजन इंस्ट्रूमेंट है, जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट है, उनको अगर हम स्टरलाइज कर लें, क्या कर लें, स्टरलाइज कर लें, बैक्टीरिया से फ्री कर लें, तो हम ये देखते हैं कि जो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस हैं उनमें बहुत एक बड़े अमाउंट में क्या आती है, गिरावट आती है। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था स्टरलाइजेशन का। ओके, तो ये था जोसेफ लिस्टर का कंट्रीब्यूशन। नाउ वी विल स्टडी फॉर द नेक्स्ट, दैट इज पॉल एलरिच। तो पॉल एलरिच का कंट्रीब्यूशन है, देखते हैं। तो पॉल एलरिच जो थे, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ही इज नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। अगर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने डिस्कवर किया था एक ऑर्गेनिज्म, दैट इज एलरिचिया। साथ के साथ इन्होंने दिया था टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई टॉक्सिन है तो उसका एंटी टॉक्सिन भी होगा, जो एंटी टॉक्सिन होगा वो उस टॉक्सिन को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। इसके साथ साथ पॉल एलरिच जो थे, इन्होंने एसिड फास्ट स्टेन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। दो एसिड फास्ट स्टेन जो है, इसको हम जील नील्सन स्टेन भी बोलते हैं। जो एसिड फास्ट स्टेन है, इसकी डिस्कवरी पॉल एलरिच ने की थी, बट इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए थे किसने, जील नील्सन ने, तो इसलिए इसको जील नील्सन स्टेन भी बोलते हैं। एसिड फास्ट स्टेन क्या है, ये एक स्टेन है जो हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में किस किस के बीच में, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, यानी एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प करता है क्या, एसिड फास्ट स्टेन। अब ये क्या होते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, वैक्सी होती है, और उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, माइकोलिक एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड देखने को मिलती हैं। लाइक ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन द केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर नॉर्मल टिपिकल सेल वॉल पाई जाती है, जो मिलकर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से एंड लिपोपॉलीसैकेराइड से। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसका हम कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, दैट इज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। सो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक जो थे वो इन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट लिविंग सेल थी वो इन्होंने डिस्कवर की थी। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर की थी, तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी, बट रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी, ठीक है, दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1665। लेकिन अगर आप बात करें फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, ये पॉन्ड वाटर में इन्होंने डिस्कवर की थी, और जो सेल इनको हाथ लगी थी वो थी स्पायरोगायरा की सेल, जो कि क्या होती है, एक फ्री लिविंग फंजाई होती है। इन्होंने जब इसको डिस्कवर किया था तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया था, एनीमैलिक्यूल, क्या नाम दिया था, एनीमैलिक्यूल नाम दिया था। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको देखा था यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया था, ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था। देखो माइक्रोस्कोप को लेके मैं एक बहुत बड़ा लेक्चर बनाने जाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, थर्ड जो लेक्चर हमारा होगा वो माइक्रोस्कोप पे होगा। यहाँ मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक लेंस होता है, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें एक से ज्यादा लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ही फिर टाइप्स होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप एंड अदर माइक्रोस्कोप। ओके, तो यहाँ पे जो इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की है यूजिंग सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप था, लेकिन इन्होंने बाद में लाइट माइक्रोस्कोप भी बनाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। बट इन्होंने जो लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था वो यूनिलॉक्यूलर था। यूनिलॉक्यूलर मतलब एक आंख से देखने वाला जो उसमें होता है, ठीक है। फिर दो आंख से देखने वाले भी होते हैं, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं कुछ, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मेशन था, जो इन्वेंशन था, वो किसने किया था, बाई जोहानसन ने। और अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, तो बनाया था अर्नस्ट लस्का ने। माइक्रोस्कोप के बारे में टेंशन नहीं लेने का, बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अदर कंट्रीब्यूशन, दैट इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बना के दी थी, वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने बना के दी थी, और इन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द गिलबर्ट एंड सेंगर। गिलबर्ट एंड सेंगर ने फर्स्ट टाइम डीएनए सिक्वेंसिंग की थी, ठीक है, दिया था, मेथड दिया था डीएनए सिक्वेंसिंग का। नेक्स्ट एससी ग्राम ने क्या किया था, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक तैयार की थी, जिससे हम बैक्टीरिया को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप यूजिंग स्टेनिंग। वरना क्या करते थे, बैक्टीरिया को स्लाइड पे रखते थे, ट्रांसपेरेंट दिखता था, कुछ दिखता नहीं था, तो फिर स्टेन का यूज किया गया, डाइज का यूज किया गया, जिसमें एचसी ग्राम का कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने ग्राम स्टेन दिया जिससे हम बैक्टीरिया को क्लियरली दिख पाए। कुछ अदर साइंटिस्ट हैं जिनको ये वर्क पे उनको नोबेल प्राइज मिला।
पर्टिकुलर ईयर्स में, आपको ईयर्स याद नहीं रखने हैं, बट उनका जो वर्क है, वो जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। जैसे कि सर रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने क्या दिया था, लाइफ साइकिल दी थी किसकी, मलेरिया की। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। लीडरबर्ग एंड टाटून, इन्होंने कंजुगेशन मेथड जो होता है बैक्टीरिया में, इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, वो डिस्कवर किया था। वॉटसन एंड क्रिक, ये तो आप जानते ही होंगे, आपने 12th में पढ़ा होगा कि इन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा जेनेटिक्स में। हॉली खुराना एंड नेरनबर्ग, इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, जेनेटिक कोड की। BS ब्लमबर्ग, इन्होंने डिस्कवर किया था ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, दैट इज HBsAg। MC क्लिंटॉक, इन्होंने डिस्कवर किए थे जंपिंग जीन, जिनको हम ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, कैरी बी मुलिस, इन्होंने क्या किया थी, PCR टेक्निक इन्वेंट की थी। PCR मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और साइंटिस्ट, दैट इज मॉन्टेगर एंड सैनुसी। मॉन्टेगर एंड सैनुसी, इन्होंने डिस्कवर किया था HIV वायरस को। एंड कैम्पबेल एंड ओमिरा, इन्होंने डिस्कवर की थी एक मेडिसिन, दैट इज आइवरमेक्टिन, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, राउंडवॉर्म इन्फेक्शन में, जिसका कोविड इन्फेक्शन में भी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट इज UU2, ये चाइना के होंगे 100%। इन्होंने क्या किया था, एक मेडिसिन डिस्कवर की है जिसका नाम है आर्टिमेस्मिन, जो क्या होती है, एक ड्रग होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है इन द केस ऑफ मलेरिया। सो इन दिस लेक्चर वी बेसिकली डिस्कस्ड व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, है ना, और हमने डिस्कस किए हैं साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टेन पढ़ाऊंगा, डिफरेंट स्टेन जिसका हम यूज करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में, एंड देन आई विल टीच यू अबाउट द माइक्रोस्कोप। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।